हो जाएंगे टेंशन। चलो भाई, पी ब्लॉक में आपका क्लास 12th में जो सिलेबस है उसमें आपके 4 फैमिलीज की बात करी गई है। पी ब्लॉक की अगर बात करो तो पी ब्लॉक में आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक होता है। 13 टू 18। 13 ग्रुप जो है ये आप 11th में कर चुके हैं। 14 भी किस में कर चुके हैं? 11th में हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 12th में करना है 15, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप, जिसको जीरो या इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं। जीरो और इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस भी कह सकते हैं। चार फैमिलीज हमें 12th में करनी है और ये दोनों 13 और 14 किस सिलेबस में थी? अपने 11th में। तो टोटल में अपने को सारे ही करने हैं, बट 12th के सिलेबस में कौन से हैं? ये वाला 12th मतलब जेई सिलेबस में 12th के पार्ट में ये हो जाएंगे आपके। ठीक है। पी ब्लॉक अभी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक ना तो 11th वाले में डाला गया है और ना ही 12th के सिलेबस में है, जेई के सिलेबस में है ना। एडिशनल टॉपिक पी ब्लॉक ही आपका बनता है। अब अगर हम लोग बात करें आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की, तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के एलिमेंट का होता है NS2 NP NS2, NP1 to NP6। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे NS2 NP1 to NP6। अगर पहली फैमिली की बात करो 13 की, तो NH2 NP1 हो जाएगा, यानी कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा NH2 NP2, 15 में हो जाएगा NH2 NP3, 16 में होगा NH2 NP4, 17 में होगा NH2 NP5 आउटर में, और लास्ट वाले में जाकर के P पूरा भर जाएगा, NP6 हो जाएगा। आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन पूरे P ब्लॉक में ये। P ब्लॉक अपनी ऐसी फैमिली है जिसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। इसका मतलब आपको बोला जाए कि वैरायटी ऑफ एलिमेंट किस ब्लॉक में है, तो आप क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक में। वैरायटी ऑफ एलिमेंट किस में होते हैं? पी ब्लॉक। क्लियर है बात? यहां तक 2 पॉइंट हुए केवल, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी क्या बात हुई आपकी? दूसरी हुई कि यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों कैटेगरी के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब एक एक फैमिली को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फैमिली ले लेते हैं 12th सिलेबस की, 15 ग्रुप की बात करते हैं। 15 ग्रुप जो है इसमें क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन होता है 15 ग्रुप का, इसलिए इस फैमिली को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली फर्स्ट एलिमेंट की बेसिस पे नाम दे दिया गया है नाइट्रोजन फैमिली। इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, पी साइलेंट होता है, निकोजेंस। किसी किसी बुक में निक्टोजेंस भी लिखा होता है, निकोजेंस या निक्टोजेंस भी होता है।
नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस या निक्टोजेंस भी कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो पता ही होंगे, सबको मालूम है या नहीं मालूम है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यही बोला जाता है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जिनको नाम नहीं पता हो, वैसे अभी तक पता होने चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो नाम तो पता ही होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। और नीचे जो न्यूली डिस्कवर्ड है 115 वाला, वो भी होगा इसमें, है ना। नीचे एक होगा आपका, हाँ 15 डिस्कवर हो चुका। अरे अभी ईयर तो नहीं पता, ईयर तो मुझे नहीं याद है, पर डिस्कवर्ड है 15 टू 18 तक। अब उसका वो वाला नाम तो मुझे नहीं याद है, वो यूयूपी बोल देंगे। अन अन अनन पेंटियम। नीचे कौन सा आ जाएगा? अन अन पेंटियम। आगे पीछे हुए हैं ये, सीक्वेंस में नहीं है। नेपाल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नीचे कौन सा आ गया? यूयूपी। अब अगर एटॉमिक नंबर की बात करो तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर सबके याद रखिएगा। नाइट्रोजन का क्या होता है? 7, बोलते जाओ जरा। एटॉमिक नंबर 7 है। 15। आर्सेनिक का कितना होता है? 31। कितना ऐड करेंगे? 33। 18 ऐड करेंगे ना, 33। फिर उसके बाद एंटीमनी में भी 18 ऐड करोगे, 5151। फिर बिस्मथ में 32 ऐड कर दें, 83। ठीक है। ये तो 11, वो 15 होगा ना, 105 कैसे? अनन पेंटियम है ना। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये किसका है? थर्ड पीरियड में आ गया। ये आपका किस पीरियड का? आर्सेनिक। शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, पीरियड बढ़ते जा रहे हैं। ये 5th का हो जाएगा, फिर 6th का, और लास्ट वाला किसका हो गया? 7th। कोई दिक्कत? बोले बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे? लिख लेंगे ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है। बोलो। 2p कितना होगा? 3। 15 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है ना। 3d 0, d यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 3d में क्या होंगे? 0, खाली बैठा रहेगा। आर्सेनिक के आउटर शेल में क्या हो जाएंगे? 4s2 4p। 18 ग्रुप के पर्सपेक्टिव से क्या बताना है?
अच्छा, तो इसको क्या लिखोगे नाइट्रोजन को? क्यों नहीं लिख सकते? हीलियम लिख के लिख। रजत कह रही है इसको इनर्ट गैसेस के फॉर्मेट में लिख दीजिए, तो आता तो है ही आपको, क्या दिक्कत है? हीलियम का क्या होता है? 1s2 ही तो होता है, तो 2s2 2p, है ना? दूसरे वाले को नियॉन के रिस्पेक्ट में लिख दोगे, यहां तक नियॉन का बन गया। ठीक है, फिर आर्गन का आ जाएगा। इस तरीके से आगे जितने आपके इनर्ट गैसेस हैं उनके हिसाब से भी इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत बोलिए बच्चों? ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बोलेंगे नहीं कुछ? क्या बोलेंगे नहीं? अच्छा, मैंने कहा बोलेंगे ही नहीं। नोट हो गया? चलिए मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। ये तो ऐसे ही बात थी फालतू की, कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो सारी फैमिलीज के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए, है ना? ये तो एक जनरल बात है जो मैंने लिख दी आपको, 4s2 4p3, ये तो सबको ही मालूम है। इसमें आपको जहाँ पे 4f है, जहाँ पे 5f है, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सारे काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें कहाँ से इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं। जैसे f की अगर बात करो, d की एंट्री आर्सेनिक से हो जाएगी। डी की एंट्री कहाँ से होगी? आर्सेनिक से हो जाएगी। यहाँ से एफ की एंट्री हो जाएगी, है ना? तो ये सब बातें हमको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आउटर शेल, जितने शेल नंबर होते हैं वही उसका क्या होता है? पीरियड नंबर। यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि 2p3 है, यानी आउटर शेल सेकंड वाला है, तो सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड, है ना? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको सिखाया गया है कि अगर एक एलिमेंट, किसी एलिमेंट की आपको क्या देखनी है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखनी है, तो पोजीशन किस तरीके से देखते हैं? रिलेटिव में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। कोई भी जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट ग्रुप से, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, और एंड कहाँ पे होता है वो पीरियड? जाकर के 18 ग्रुप पे, है ना? ये चीज याद रहेगी। और फर्स्ट ग्रुप और 18 ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए। तो बीच के किसी भी एलिमेंट की अगर आपको पोजीशन बतानी है, पोजीशन का मतलब उसका पीरियड और उसका ग्रुप नंबर बताना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल बात हो गई। अब चलिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की। जनरल प्रॉपर्टीज होंगे उस कॉलम में, है ना? जनरल प्रॉपर्टीज तो है ना, ट्रेंड्स भी है ना। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, जैसे सबसे पहला तो इसमें पॉइंट है एबंडेंस, कौन कितना ज्यादा और किस फॉर्मेट में पाया जाता है ना? नाइट्रोजन किस किस फॉर्मेट में पाया जाता है? जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्मेट में, या KNO3 के फॉर्मेट में, या NaNO3 के फॉर्मेट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस जो होता है आपका रॉक्स में प्रेजेंट है, टीथ में प्रेजेंट है ना? फॉस्फोरस इस तरीके से कई जगह पे प्रेजेंट है। तो इसमें आपका अबेंडेंस में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी में जो सॉल्ट लिखे हो, एनसीईआरटी में सॉल्ट मतलब दुनिया भर के हैं, है ना? कि इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है उतने ही याद करने हैं आप। जो भी सॉल्ट लिखे हुए इनके एनसीईआरटी में अबेंडेंस वाले टॉपिक में, उतने ही आपको करने हैं।
जो बुक्स हैं वो क्या है, एक ही भाई एलिबरेटेड नॉलेज दे देती है, तो एलिबरेटेड नॉलेज में अपने को नहीं जाना है, उतना करना है जितने से अपने काम बन जाए। अब बात हो रही है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करो तो आपको पता है कि ग्रुप में जैसे ही हम लोग डाउन जाते हैं, ग्रुप में जैसे ही जाते हैं डाउन, वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्योंकि अपोजिट चलते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सबसे अच्छा नॉन मेटल अगर इन सब में बोले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और क्या था, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। अगर इनकी बात करें इन सब में, तो सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन सा होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। हाँ, रेडियो एक्टिव कहाँ है? गुड नॉन मेटल नहीं, ये अजीब सा सेंटेंस लिख दिया मैंने, नॉन मेटल लिखिए। और नीचे वाले जो होंगे वो क्या होंगे, इनमें मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो मेटल होगा। अच्छा, क्या? हाँ वही मैंने कहा ना, उसका बोला। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों हैं नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो जाएंगे, आर्सेनिक और एंटीमनी को बोलते हैं मेटेलॉइड। और नीचे वाला जो बिस्मथ है वो किस में आ जाता है, मेटल। मेटेलॉइड मतलब इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं, मतलब मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी कह सकते हो मेटल नॉन मेटल के बीच की। ठीक है। हाँ एनसीईआरटी से याद कर, शुरू में दिया होगा, अकरेंस दिया होगा, अकरेंस टॉपिक होगा, अबंडेंस हो शुरू में, अकरेंस शुरू में होगा। ये देखो पहली हेडिंग है, नोट हो गया ये पॉइंट? अरे अरे, तो अभी क्या जनरल डिस्कशन में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया? yes, दीपक आवाज धीरे बोलो, इन लोग के कान वो हो रहे हैं। रजत तुम कैसे धीरे नोट कर रही हो, तुम तो कर चुके हो ना लास्ट ईयर। कहा तो सबने था, हमने कर लिया, हमने कल। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात, हाँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर। याद क्या रखना है, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा।
और फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज है और आर्सेनिक से बिस्मथ तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब आप क्या सोचते हो मेल्टिंग पॉइंट का लेना देना किस चीज से होता होगा? हाँ, इंक्रीज हो रहा है तो हाईएस्ट ही होगा। कुछ प्रकाश डालिए, अपने दिमाग पे कुछ जोर डालिए, कुछ कोशिश कीजिए। हाँ, फोर्सेस अगर स्ट्रांग हो गए तो क्या हो जाएगा, एक तो लैटिस वाली बात करते हैं, अब सब लैटिस बना रहे हो तो सबके लैटिस को कंपेयर कर लो, है ना। मान लो कोई लैटिस ना बना रहा हो, क्रिस्टल ना बना रहा हो, सॉलिड फॉर्मेट में ना जा रहा, तो मेन बात किसकी करते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जो मॉलिक्यूल बन रहा है नाइट्रोजन अपने ही एटम से जुड़ करके अगर N2 बनाता है, फास्फोरस अपने ही एटम से जुड़ करके P4 बनाता है ना, इसी तरीके से AS4 बनता है। तो कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां पे आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि आपको एक दिन अभी किसी दिन सिखाया था ना आपको, अच्छा 11th में सिखाया था कि अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर आपके 4 पार्टिकल हैं किसी सब्सटेंस में, और 4 पार्टिकल्स के बीच में मान लीजिए 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किसी अदर सब्सटेंस में 4 पार्टिकल हैं उनके बीच में मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उनको अगर आपको गर्म करके वेपर बनाना है, गर्म करके मेल्ट करना है, वेपर नहीं बनाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड में ले जाएंगे, है ना। तो अगर उनको आपको सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वहां पे क्या होगा, जहां पे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। और जिस जगह पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, 1 न्यूटन का ही केवल था, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट डाउन होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। तो या इस केस में क्या होता है, इस केस को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये N2 बनाता है, फास्फोरस जो है P4 फॉर्मेट बनाता है ना, आर्सेनिक भी AS4 बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन जो का जो स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फास्फोरस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 4 एटम्स कुछ इस तरीके से जुड़े हुए, 4 एटम्स कुछ इस तरीके से जुड़े। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखो तो एक एटम 2 एटम से जुड़ा हुआ, ये वाले में P4 के केस में। तो ओवरऑल में जब देखा जाता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू N2। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? बना ना लो, ठीक है। अगर आप बात करो नाइट्रोजन की, आर्सेनिक की, और नीचे चले जाओ आप बिस्मथ में, है ना, तो बिस्मथ में क्या टेंडेंसी आती है, यहाँ तक इंक्रीज को हमने किससे एक्सप्लेन कर दिया कि नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसलिए यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद आर्सेनिक से बिस्मथ में जब आ रहे हैं तो आर्सेनिक से बिस्मथ में डिक्रीज हो रहा है। तो क्या रीजन है यहाँ पे, देखिए बिस्मथ जो है नीचे के जो एलिमेंट हैं ये हैवियर एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और नीचे वाले एलिमेंट में P ब्लॉक में
कुछ फैमिलीज जो हैं जैसे 13 में, 14 में, है ना, 15 में भी देखा जाता है कि ये क्या शो करेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, आउटर शेल का जो s का इलेक्ट्रॉन है, NH2 है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं अगर वो चाहें तो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन नीचे वाला ये जो बिस्मथ है, नीचे की तरफ जब आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आउटर शेल के, तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कम हो रहे हैं। ये रीजन बताया गया है कि इसमें क्या होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। यहाँ पे जहां लिखा है हैवियर एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 3। इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे, केमिस्ट्री में रीजन कैसे चलता है, पहले क्या आता है, स्टेटमेंट आता है, आगे आगे आंसर आ रहा है, फिर क्या सोचा जाता है उसका रीजन, कि हाँ कि मेल्टिंग पॉइंट ऐसे हो रहा है, बढ़ रहा है तो ये हुआ होगा, घट रहा है तो ये हुआ होगा। और कहीं कहीं क्या हो जाता है, उनमें एक्सेप्शन भी घुस जाते हैं जगह जगह पे, वो खराब कर देते हैं मामला, है ना। बाकी वैसे अगर देखो हम लोग केमिस्ट्री को वैसे बोलते रहते हैं, पर फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर जैसे कोई मशीन बनाना चाह रहे हो, कोई रॉकेट बनाना चाह रहे हो, किसी चीज को, किसी भी प्रिंसिपल को, जिस भी प्रिंसिपल को आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, चाहे 11th में चाहे 12th में, मैकेनिक्स में बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे फोर्सेस, जैसे एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान लेते हो, बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं उसमें नेग्लेक्ट करके उस थ्योरी को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली exactly अगर रियल उस सिचुएशन में उस चीज को बनाया जाए, उस मशीन को, तो शायद कोई नई थ्योरी निकल के आ जाएगी, है ना। तो ऐसे जैसे हमने दिमाग में इल्यूजन, हमने नहीं मतलब आप लोगों ने दिमाग में ऐसा बना रखा है, केमिस्ट्री में तो बड़े ही एक्सेप्शन है ना। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे सारी चीजों को जीरो करके एक आइडियलाइज थ्योरी बन जाती है और उस थ्योरी पे हम काम करते रहते हैं, बट रियल लाइफ में अगर उसको अप्लाई करो तो कुछ भी काम ना बनेगा, है ना, कोई मशीन इस तरीके की बन ना पाएगी। लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं कि अब जितने भी एक्सेप्शन है वो भी पढ़ो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हो जाता है। नोट हो गया ये पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वाला। नोट कर लिया ऑनलाइन बच्चे, चलो भैया अब बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या सोचते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, भारी हो जाएगा एटम, है ना। एटम भारी होगा तो क्या होगा, उसको वेपर बनाने में क्या लगेगा आपको, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो क्या सोचते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो रेगुलर ट्रेंड है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर ट्रेंड दिखने का मतलब क्या है, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन से अगर बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कोई दिक्कत, बोलिए बच्चों।
तो बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर ट्रेंड था, इसलिए पूछा नहीं जाएगा। जिसमें इरेगुलर ट्रेंड है वही ज्यादातर पूछने के। दो पॉइंट हुए कि तीन हो गए? तोड़ के लिख लिया आपने? हाँ हाँ, चौथे पे आ जाते हैं, एटॉमिसिटी। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जानते हैं आप लोग, सब लोग? क्या होता है, कौन बताएगा? रजत के अलावा, कात्यायनी के भी अलावा और लोग बताएं, कोशिश करें। एटॉमिसिटी, वेरोनिका बताइए, व्हाट इज एटॉमिसिटी? एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिसिटी। ठीक है, तो बात हो रही है किस पे? एटॉमिसिटी पे। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो कैसा होता है? एक तो डायटोमिक हो जाएगा, और ऊपर से कौन सी स्टेट होगी? गैसियस स्टेट में होगा, डायटोमिक, है ना। N2 का फॉर्मेट बनाता है। और फास्फोरस जो होगा वो कैसा होगा? टेट्राएटॉमिक बोल सकते हैं। ट्राई कौन बोल रहा है? टेट्राएटॉमिक। P4 बनाएगा, सॉलिड बनाता है। P4 क्या बनाएगा? सॉलिड। आर्सेनिक की अगर बात करो तो आर्सेनिक भी यही टेट्राएटॉमिक है, AS4 बनाता है। हम्म हम्म। और कौन सा है? SbF4 बनता है। अब सुनो, मेल्टिंग पॉइंट से कहाँ लेना देना हुआ? वो तो बीपी में बताया मैंने, एमपी में बताया, बीपी में नहीं बताया। बीपी में तो मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से रिलेट कर। अच्छा, आप सोच के बताओ, नाइट्रोजन तो N2 बना रहा है और बाकी सब 4 क्यों बना रहे हैं, P4? कुछ सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाओ। तुम नहीं बोलना, ड्रॉप ईयर वाले बच्चे नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है। नीचे वालों में डी है। बिस्मत लिखा नहीं मैंने ना। पहले इस पे डिस्कस करो। नाइट्रोजन N2 क्यों बना रहा है और फास्फोरस 4 क्यों जुड़ जा रहा है? कोई बॉन्डिंग पढ़ाई है आपको? पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, कुछ पढ़ाया है आपको बॉन्डिंग में?
फॉस्फोरस क्यों नहीं बना पाएगा? नहीं नहीं, मैं तो रजत के उस पर हंस रही थी। वीडियो चल रहा है। नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल जो दोनों का होगा उसके बीच में बॉन्ड पी पाई बॉन्ड बनेगा। पी पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। फास्फोरस में क्या होगा? फास्फोरस में इस तरीके की पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। क्या रीजन हो सकता है? पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्या रीजन हो सकता है? ध्यान से सोचो, बॉन्डिंग में क्या सिखाया? मंच कह रहे हैं सिखाया था कुछ क्या? और लोग कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें अपने। अरे 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़ा है वो थ्योरी नहीं लगानी है, जो बॉन्डिंग में पढ़ी है वो लगानी है। तन्मय कह रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कहीं पे भी कुछ भी मत लगाइए। देखो इसका साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज क्या है? छोटा है, तो जो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा और ओवरलैपिंग अच्छी होगी। P4 में क्या हो गया? फास्फोरस की अगर बात करो, P4 की बात नहीं कर रहे, फास्फोरस की अगर बात करो तो फास्फोरस का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। साइज जब बड़ा हो जाता है तो ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा तो दूर दूर भी हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाते हैं तो उस तरीके की पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। पी पाई बॉन्डिंग से कहीं भी अगर पाई बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, आपको पता है। कहीं पे भी पाई बॉन्ड बनेगा तो डबल ट्रिपल इसकी बात होती है। P4 जो बनता है, P4 में अगर आप देखो स्ट्रक्चर में, तो P4 में सारे बॉन्ड कैसे दिखाए थे मैंने अभी? P4 में सारे बॉन्ड कैसे हैं? 3 तो बना रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है कहीं पे, देख पा रहे हो? 1 2 3 ये बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन ये क्या है? पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। है ना? पाई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। पहले वाले केस में पी पाई बनने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहीं पे हो जाती है और दो एटम्स के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, साइज छोटा होने से। जैसे मान लो कि नेचर में कोई वर्क ऐसा हो जो फास्ट हो जाए, है ना, और कोई वर्क ऐसा हो जो दो लोग बैठ के जुड़ते ही रह जाएं। जैसे जैसे दो लोग हैं, है ना, पास में बैठे हैं, एयरपोर्ट पे मिले सपोज, ठीक है, कोई दो लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके बीच में क्या हो, बड़ी एक ही दो बात में उनके माइंड मैच कर गए और उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, है ना, नंबर एक्सचेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है ना, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और कंटिन्यूअस चल रही है, उनको टाइम भी नहीं लगा और वो दो लोग ही एसोसिएट हो गए, ठीक है। किसी जगह पे ऐसा हो सकता है कि दो लोगों के बीच में एसोसिएशन नहीं हो पा रहा था, तीसरा चौथा आया, तब जाके उनके बीच में कोई एसोसिएशन बना, एसोसिएशन वहां पे भी बन गया, लेकिन चार लोग जो होंगे, चार लोग का एसोसिएशन और दो लोग के एसोसिएशन में अंतर आएगा, क्या डिफरेंस आएगा? अगर यहाँ के टर्म्स में बोलो तो दो एटम जुड़ रहे हैं तो एटॉमिसिटी 2 हो गई, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? एटॉमिसिटी। और चार एटम जुड़ रहे हैं तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना।
एटॉमिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि नाइट्रोजन के केस में पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से दो नाइट्रोजन एटम फटाफट से जुड़ जाते हैं और ये N2 डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो आपका एटॉमिक वेट कम है, दूसरा एटॉमिसिटी भी कम है। तो अगर आपकी कोई चीज हल्की होगी तो उसके चांसेस क्या है किस फॉर्मेट में रहने के, गैसेस स्टेट में फॉर्मेट में रहने के चांसेस हैं। और अगर कोई चीज हैवी हो गई, उसमें ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ गए, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एंटाइटी बड़ी सी बन गई, तो उसके किस स्टेट में रहने के चांसेस है, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ N2 बनता है और नीचे वाले केसेस में क्या बन जाता है, 4 वाला बनता है। तो एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन कर दिया हमने, कुछ लिखा नहीं है शायद। लिख लो ऑल अदर एक्सेप्ट नाइट्रोजन, all other are in tetrahedral molecule format। कभी कभी ये भी पूछते हैं कैसा फॉर्मेट है इनका, टेट्राहेड्रल है, किस तरीके का है। तो ये सब का अरेंजमेंट किस तरीके का है, टेट्राहेड्रल। रजत दीदी तो ऐसे ही करी। Bi2 बनाएगा क्यों, ये भी तो सोचो, साइज बहुत बड़ा हो गया ना। तो एसोसिएशन चार से एसोसिएशन क्या होगा, डिफिकल्ट, फिर वो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला भी फैक्टर आ जाए। बीआई के पास वो पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए। बीआई को लिखवाया मैंने, नहीं मेंशन नहीं किया ना। बीआई को लिख लो, बीआई इज नॉट टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट नहीं है। क्या लिखा है मैंने, लिख दो Bi2। P4 को वैक्सी लिक्विड लिखवा दिया। चलो बताते हैं, एक्सप्लेन कर, किसको फॉलो किया है हमने। ये नई वाली थोड़ी है, ये नई वाली है, फॉलो इसको करना है। क्या ये पेज नंबर याद करके बैठा हुआ है और क्या। चलो नहीं है इसमें, मैं दिखाती हूँ तुमको। एक पॉइंट और नोट कर लो, phosphorus, arsenic and antimony, phosphorus, arsenic and antimony form single bond। ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, है ना। बट Bi forms metallic bond in their elemental state, elemental state। Bi form metallic bond in their elemental state। ठीक है, लिख लिया।
एलोट्रॉपी लिख लो, एलोट्रॉपी। इसके पहले क्या पॉइंट लिखवाया था? बिस्मथ क्या बनाता है? मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। और आपका बाकी सब क्या बना रहे थे? फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एसबी के बारे में क्या बोला हमने? एलोट्रॉपी में लिखो all elements except nitrogen, all elements, सारे एलिमेंट शो करते हैं except nitrogen, all elements show allotropy। एलोट्रॉपी जानते हैं ना? अरे एलॉय नहीं, एलोट्रॉपी का मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर हो। लिखवा दूं व्हाट इज एलोट्रॉपी? लिख लीजिए, एलोट्रॉपी लिख लीजिए। फॉर्म्स ऑफ अ एलिमेंट, an element which have different physical properties and different physical properties and similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। तो एलोट्रॉपी कौन कौन शो कर रहा है इसमें? नाइट्रोजन को छोड़ के सब शो करेंगे। बिस्मथ कहाँ लिख दिया मैंने? नहीं लिखा। बिस्मथ कहाँ से आ गया? बिस्मथ तो नहीं शो करेगा एलोट्रॉपी के पॉइंट में। देख लूं भाई, डेटा डेटा देख लूं, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। डेटा देख लेना। बिस्मथ रिपोर्ट नहीं किया इन्होंने इसमें, सबके बारे में लिख रहे हैं। किसको जाना है? कहाँ जाना है बच्चे? किसको कहाँ जाना है? तुमको मस्त लग रहा है? ये वाले पॉइंट को रेड मार्क करके रखना। देखें बिस्मथ के क्या शो कर रहा है, रेड मार्क करके रखना। आपको नहीं, रजत को। 6 पॉइंट पे आ जाइए। एटॉमिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करनी चाहिए ना रेडियस, यही ट्रेंड तो होता है। तो यही हो रहा है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा?
रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 6-7 की कहाँ बात हो रही, अभी बात करते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, अगर बात करो पहले आता है आपका नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर कौन सा है, एंटीमनी, फिर बिस्मथ आता है ना। यहाँ पे अगर देखो तो आपका क्या होगा, नाइट्रोजन से फास्फोरस में आओगे तो शेल नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है ना। आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, क्यों क्यों, अच्छा ऑनलाइन बच्चे बताएं, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। ऑनलाइन भी तो पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, ऑनलाइन बताइए। डिक्रीज करेगा, क्यों, शेल बढ़ते हैं तो और कोई बताओ, अंशराज बताइए आप। साइज बढ़ता है तो उसके अट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, बल्कि अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता। अच्छा और कौन बताएगा, पलक बताइए, पलक बताएं। मान्या बताइए, ग्रुप में डाउन जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव के बाद, अच्छा तो सही कह रहे हैं आप लोग, है ना। चलो अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में अगर देखो, और फास्फोरस और आर्सेनिक के बीच में अगर देखो, तो फास्फोरस में 3D इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 3D 0 होता है ना। लेकिन आर्सेनिक से 3D भी आ जाएगा, 3D इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, ठीक। और अगर sp बिस्मथ और नीचे जाओगे तो 4f का भी कॉन्सेप्ट आने लगेगा इसमें। तो शील्डिंग वगैरह की अगर बात करो तो हम लोग बात करते हैं 3D की शील्डिंग क्या होगी, पुअर शील्डिंग होगी। पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होगा, पुअर शील्डिंग का मतलब क्या होगा, हाँ स्क्रीनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना, जितनी ऊपर हो रही होगी उतनी अच्छी स्क्रीनिंग नहीं होगी। तो आपको जो देखने को मिलता है नाइट्रोजन टू फास्फोरस में रेडियस का इंक्रीज आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और बाकी जब नीचे आते हैं तो रेडियस का इंक्रीज उतना नहीं मिलेगा, क्यों, नहीं तो शील्डिंग तो पुअर हो गई, लेकिन उसके उसके उसमें इफेक्ट में आपका प्रोटॉन का नंबर भी तो बढ़ रहा है। जो बात आज सही बोल रही है, डेटा नोट करो पहले, रेडियस का इसमें दिया नहीं, रेडियस का डेटा नोट करो तब कंपेयर करो।
रेडियस 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 कहाँ कितने गई, दिया ही नहीं है। सेवेंटी लिखो कोवलेंट रेडियस नाइट्रोजन में 70, कोवलेंट रेडियस लिखो नाइट्रोजन में 70, हाँ पिकोमीटर में ही लेते हैं। फास्फोरस में 1110, 110 मतलब, आर्सेनिक में 121, फिर एसबी में 141, और फिर उसके बाद आपका एसबी का बोल दिया 141, फिर बिस्मत में 148, यूयूबी में नहीं रिपोर्टेड दिया नहीं। तो कोवलेंट रेडियस देखिए क्या क्या हो रही है, 70 से हो रही है 110, कितने का डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, 110 के बाद कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की 70 थी पिकोमीटर में, फिर उसके बाद आपका फास्फोरस की कितनी है 110 पिकोमीटर, फिर आर्सेनिक की 121, फिर एसबी की कितनी हो गई, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। डिफरेंस अगर देखो पहले वाले में 40 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद आपका डिफरेंस 11 का है, फिर 20 का डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, फिर कितने का 7 का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब पहले और दूसरे एलिमेंट में रेडियस का डिफरेंस क्या है। अच्छा ये पॉइंट बस याद रखना, रेडियस डिफरेंस इज हाईएस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, ठीक है। कहानी खत्म हो गई। अरे ऐसे ना करें बच्चे, अरे एटॉमिक रेडियस की कहानी खत्म हो गई। नोट हो गया पॉइंट। आयनिक रेडियस को भी कंपेयर कर लें थोड़ा सा, मर्जी है, आप जनरल डिस्कशन है, अगर मेजर टॉपिक वाले हटा दिए गए तो जनरल में ही क्या करेंगे, उसमें ही डूब डूब के पूछेंगे, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें अच्छे तरीके से डूब डूब के पढ़ना पड़ेगा। आयनिक रेडियस देखिए, क्यों नाइट्रोजन N-3 नहीं बना सकता, हाँ हाँ हाँ, सोडियम नाइट्राइड बनाता है तो उसमें सोडियम प्लस की होगी और N3- की होगी, रेडियस होगी ना। हाँ नॉन मेटल है, देखो अगर ये बन रहा है Na-N3, ये सुना है ना, हाँ तो कर तो रहे हैं। हाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके Na+ बनाता है, हाँ लूज करके, आप सही बोल रहे हो, बोलिए। हाँ तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम आयनिक रेडियस की बात ही क्यों कर रहे हैं। रजत कह रही है कि जब ये सब कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं नाइट्रोजन और ये सारे, तो यहाँ पे आयनिक रेडियस की बात क्यों कर रहे हैं। इन केस अगर आयन बन रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं आयनिक
रेडियस के बारे में, इन केस अगर बनना, किसी केस में बनेगा, किसी में जैसे नीचे वाले एलिमेंट मेटेलिक हैं ज्यादा, तो नीचे वाले मेटल हैं तो उनकी आयनिक रेडियस होगी, उनकी मेटेलिक रेडियस की भी बात कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। रेडियस तो कई तरीके की पड़ी है ना, कितने तरीके की रेडियस पड़ी है? वेरोनिका बताएंगी, चलिए बताइए वेरोनिका, रेडियस कितने तरीके की पड़ी है हम लोगों ने? और 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 बोलिए। मान्या, मान्या आप बताइए, रेडियस कितने तरीके की पड़ी? चारों बोल दिया इन्होंने, एटॉमिक, आयनिक, वैंडरवाल और मेटेलिक। ठीक है, तो अगर आयन बना रहा है तो उसकी आयनिक रेडियस डिफाइन हो सकती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर आयन बनाएगा तो उसकी आयनिक रेडियस की बात करोगे, फास्फोरस बनाएगा तो फास्फोरस की। तो थोड़ा सा डेटा डेटा याद नहीं रखना है, कंपैरिजन के लिए ही डेटा मैं लिख रही हूँ बस, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी पे जो हर फैमिली के लिए एक डेटा शीट दे रखी होती है, चार्ट दे रखा होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने क्या करना है, उस चार्ट में आपको बस इतना ध्यान रखना है, कोई चीज अगर आपको रूल से अलग लग रही है तो उसको हाईलाइट करके उसको दिमाग में बैठाना है ना। जैसे यहाँ पे जो अलग चीज थी वो क्या थी, जो हाईलाइट करने वाली चीज थी वो क्या थी हमारी, केवल ये थी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 70 से 110 डिफरेंस सबसे ज्यादा है, और बाकी सब जगह क्या है, रेडियस बढ़ रही है, नॉर्मल ट्रेंड की बात हो रही है ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के जो डेटा चार्ट है उसको आप क्या करोगे, हाँ कंपेयर करेंगे, डेटा को याद थोड़ी करना है। अब आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं, आयनिक रेडियस नोट कर लो पहले क्या क्या है, फिर बात करें। नाइट्रोजन अगर आयन बना रहा है, फास्फोरस अगर आयन बना रहा है, आर्सेनिक बना रहा है, एसबी बना रहा है, बिस्मथ बना रहा है, तो आयनिक रेडियस क्या है? डेटा पहले नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले वाले की 171, फिर है 212, 171, 212, फिर है 222। हाँ सब पिकोमीटर में ही मेजर करते हैं। फिर 76, फिर 103। हाँ यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो आयनिक रेडियस यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस जगह पे सडन डिप आ गया बहुत तगड़ा वाला। 222 से कितनी आ गई, 76, बहुत कम आ गया, पहले वाले की भी इतनी नहीं कम है, तो लीस्ट हो गई। और फिर क्या आ गया, इनसे थोड़ा सा इंक्रीज, लेकिन उतना भी इंक्रीज नहीं है, पहले एलिमेंट से भी कम अभी भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। वो नहीं कह रही मैं, 76 जो आया है वो 222 से डिफरेंस आ गया ना। अच्छा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टीसीईसी क्या लिख रखा है इसको देखते हैं, बी 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 सी सी सी, व्हाट इज फॉर बी,
बी पता नहीं क्या लिख रखा है मैंने, बी सी बी सी बी सी। एस बी, ठीक है चलो ये पॉइंट याद रखो, सडन डिप है किसमें, एस बी। तुम्हारे जैसे उठ के बैठ के उल्टे टंग के सीधे ग्राफ बना के जैसे याद होना चाहिए। नहीं इसने बोला ना, अब ग्राफ बना के, अब सीधी सीधी बात बताई जा रही है, इसमें ग्राफ क्या बनाना है, क्या बनाना है इसमें ग्राफ। तो मतलब जो चीज एकदम सिंपल सी दिखाई दे रही है बस बता रहे हैं ये वाले पॉइंट पे कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, फिर एकदम सडन तगड़ा वाला डिप हो रहा है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना। अब तुमको ग्राफ बनाना है तो बना लो, है ना, ऐसे करके इंक्रीज, फिर इतना ज्यादा डिप, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या सोचते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, जल्दी बोलिए। थोड़ा सा भाई देखो, पी ब्लॉक थ्योरेटिकल टाइप की चीजें चलती हैं, लॉजिकल वे में दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, दिमाग आपका सोएगा नहीं, नहीं तो दिमाग क्या होता है थोड़ी देर बाद, तो हाँ वैल्यूज नहीं याद करनी पड़ेंगी, पर कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है, कोई विशेष रीजन है तो याद करना पड़ेगा। डाउन द ग्रिप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। नीचे जाते मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेडियस एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा था, है ना, तो नीचे जाने पे क्या होना चाहिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीज होना चाहिए। इन जनरल तो यही ट्रेंड है, अब देख लेते हैं कुछ अगर चेंज है तो वो बात कर लेते हैं। चलो भैया, ऊपर वाले एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव थे ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली टेंडेंसी थे, देना नहीं चाहते थे। नीचे वाले एलिमेंट मेटल हो रहे हैं, बिस्मथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे नॉन मेटल से मेटल पे जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना, ऐसे भी देख जी। तुम लगाओ, तुमको मैंने पहले भी कल या परसों किसी क्लास में समझाया था ना कि पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, बट आप रिसर्च ना करें इस टाइम पे। जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा देना है ना, रिसर्च माइंड अच्छी बात होती है, एमटेक वगैरह करो, बीटेक करने के बाद खूब रिसर्च कीजिए, कोई दिक्कत ना है, अभी अपना टाइम मत वेस्ट करो। पॉइंट लिख लो, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेंगे, क्या रीजन था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही थी, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना है, ठीक है। और वो वाला पॉइंट तो पता ही है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, 2 के लिए उससे कम, और 1 के लिए उससे कम, है ना, तो ये पता ही है आपको। ठीक है, अब
आयनाइजेशन एनर्जी की अगर अगर कंपैरिजन करें आयनाइजेशन एनर्जी का, 15 ग्रुप आपका बीच में आता है, अगर कंपैरिजन करो 14 ग्रुप से और 16 ग्रुप से, तो क्या सोचते हो आप क्या होना चाहिए? 14 से ज्यादा होना चाहिए और 16 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सोचो आराम से, ध्यान से। बोलिए। हाँ, ये NS2NP3 है, हाफ फील्ड है, कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे क्या है? NS2NP2, यहाँ पे है NS2NP4, ये भी पार्शियल है और NP4 भी क्या है? पार्शियल फील्ड है। तो आपको पता है कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं वो पार्शियल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट की इन जनरली आयनाइजेशन एनर्जी 14 से भी ज्यादा होगी और 16 से भी। ठीक है, तो इसका मतलब IE जो 15 का होगा ग्रुप का, वो क्या होगा आपका? IE ऑफ 14 ग्रुप से भी ज्यादा होगा और IE ऑफ 16 ग्रुप से भी ज्यादा। बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? आज के लिए क्लोज करें या और करा दे दो चार पॉइंट? क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, चलो आज के लिए क्लोज कर। कल और ज्यादा खींचेंगे। कल की आपका ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, 12th क्लास परसों आपका कोई टेस्ट डाला हुआ है मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का शीट वगैरह करना है, क्या करना है बोलो बच्चों? तो थ्योरी तैयार करके फिर दे दो।